नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को रोकने के लिए बातचीत कैसे चल रही है और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर समझौता करने की कोशिश जारी है। वहीं हम चर्चा करेंगे कि ईरान युद्ध से दूर रूस यूक्रेन युद्ध अचानक कैसे भीषण हो गया है और क्या अब इस युद्ध को रोकने की कोशिशें हाशिए पर चली गई हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल ने ताजा हमले में ईरान पर गिराए 15,000 से अधिक बम। ईरान की जवाबी कार्रवाई तेज। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका की 1,000 और सैनिकों की तैनाती की तैयारी। ईरान ने होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी जहाज को वापस भेजा। जरूरी नियमों का पालन नहीं करने का दिया हवाला। कहा सिर्फ नॉन एनिमी जहाज को ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति। रूसी सेना ने 24 घंटे में 1,000 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागकर यूक्रेन में मचाई खलबली। कम से कम 4 लोगों की मौत। चेरनाहिव स्थित बिजली संयंत्र को भारी नुकसान। करीब 1.5 लाख घरों की बत्ती गुल। जर्मनी के राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। जर्मन विदेश मंत्री ने यूरोपीय एकता को बताया प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर। कहा गंभीर बदलावों के दौर से गुजर रहे ट्रांस अटलांटिक संबंध। सूडान के एक अस्पताल पर हुए ड्रोन हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 70, करीब 150 घायल। यूएन ने 2026 में 500 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की। कोर्डोफान को बताया सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें भी सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि मध्यस्थों के जरिए दोनों देशों में बातचीत हो रही है। ईरान को युद्ध विराम के लिए 15 बिंदु भी अमेरिका ने भेज दिए हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण खबर होर्मुज स्ट्रेट से भी आई है। यहां ईरान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। आइए आपको युद्ध के ताजा अपडेट, युद्ध विराम, बातचीत में प्रगति और इलाके की हलचलों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। ईरान से हमदर्दी रखने वालों को देश से निकल जाने की धमकी और फिर युद्ध के पक्षों के बीच समझौता कराने की मध्यस्थता की मेजबानी की इच्छा पाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ईरान ने जोरदार झटका दिया है। ईरान ने होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी जहाज को खदेड़कर इस्लामाबाद को कड़ा संदेश दिया है। आईआरजीसी ने पाकिस्तान के कंटेनर जहाज सेलेन को वापस लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि ये जहाज कराची से जा रहा था, लेकिन उसने जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। आईआरजीसी के नेवी कमांडर अली रजा तंगसीरी ने कहा है कि सेलेन नाम के इस जहाज के पास होर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईरानी अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को बताया कि केवल नॉन एनिमी यानी गैर शत्रुपूर्ण जहाज ही उसकी अनुमति से इस रास्ते से गुजर सकते हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान खुद को जंग में मध्यस्थ बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी समय होर्मुज स्ट्रेट से उसके जहाज को पार न कर पाना अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन गया है। वहीं जंग की शुरुआत से ही अब तक भारत के 5 एलपीजी और तेल टैंकर होर्मुज से गुजर चुके हैं। इनमें जगवसंत, पाइप गैस, शिवालिक,
नंदा देवी और जग लाटकी शामिल हैं। हालांकि युद्ध रुकवाने के लिए हो रही बातचीत को लेकर सभी पक्षों द्वारा किए जा रहे दावों से ये तय कर पाना मुश्किल है कि किस पर विश्वास किया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर अब भी अडिग हैं कि ईरान के साथ सार्थक बातचीत हो रही है। इसमें ईरान के बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने बार बार इसका खंडन किया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्री युद्ध विराम योजना का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए तेहरान भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि योजना ईरानी अधिकारियों को सौंप दी गई है। न्यूज एजेंसी एपी को मिली जानकारी के अनुसार प्रस्ताव में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी, मिसाइल कार्यक्रम पर नियंत्रण, होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। वहीं ईरान ने युद्ध विराम कराने के अमेरिकी प्रयासों का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के खातम अल अनबिया के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर इब्राहिम जुल्कदर ने कहा है कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ अभी या कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। कई विश्लेषकों को लगता है कि दोनों ओर से नैरेटिव गढ़ने का खेल जारी है। ट्रंप बातचीत के बयानों के बीच सैनिकों की तैनाती की तैयारी भी कर रहे हैं। इससे लगता है कि वे समय काट रहे हैं। खबरों के अनुसार अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 1000 सैनिक आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया भेजे जा सकते हैं। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले का सिलसिला जारी है। ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया है। इराक में पैरामिलिट्री ठिकाने पर हमला हुआ है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद कुवैत हवाई अड्डे से भारी धुएं का गुबार उड़ता देखा गया। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को योद्धा बताया और कहा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर इस युद्ध में मजबूत सहयोगी हैं। और युद्ध को लेकर के जो भी खबर आ रही है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, पहला सवाल यही है कि जिस तरह की परिस्थिति है, बातचीत की भी खबरें हैं, युद्ध भी पूरी तरह से चल रहा है, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो कुछ चल रहा है उस पर? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, मुझे लगता है कि एक तरफ से तो कोशिश की जा रही है, खास करके प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, कि किसी न किसी तरह ये मामला जो है ये सुलझा जाए, क्योंकि जो टेंशन हो रहा है होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के लिए, इसका असर पूरी दुनिया में अभी पड़ रहा है। यूरोप में भी पड़ रहा है और जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो अरब कंट्रीज़ गल्फ में हैं, उनके ऊपर भी पड़ रहा है। तो कई जगहों से और ख़ास करके अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन से भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर दबाव है। वो किसी न किसी तरह से इसको बंद करना चाहते हैं जी। अभी ईरान ने तो मना कर दिया है कि ठीक है, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन मैं इसको मानने वाला नहीं हूँ। कहीं ना कहीं बातचीत जरूर हो रही है, किस लेवल पर हो रही है इस समय पर पता नहीं है। लेकिन दोनों, ईरान भी अपने कार्ड जो है वो आगे नहीं करेगा और ना तो अमेरिका करेगा। अभी आपने ये भी बताया कि अमेरिका की तरफ से जो उनकी एयरबोर्न फ्लीट, एयरबोर्न सोल्जर्स हैं, वो भी अभी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे लगता है कि ये युद्ध आगे चल रहा है। मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका ने दबाव डालना है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए, और अगर इस प्रकार के ट्रूप मूवमेंट ना हो तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब नहीं है कि ये ट्रूप्स इस्तेमाल होंगे। ये मुझे लगता है एक तरफ से क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए है। ठीक है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज मैं समझता हूँ है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर जो ईरान का कंट्रोल है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि जो शिप्स वो भेजना चाहते हैं वो निकल रही है, और जिसको नहीं भेजना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की शिप को वापस कर दिया, वो भी उन्हीं के कंट्रोल पे है। तो सर, ये मध्यस्थता करने को लेकर के जिन देशों के नाम सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि इन देशों के मार्फत वहां तक मैसेज पहुंचाया गया और मैसेज भी यहीं से रिसीव हो रहा है। कई सारे देशों के नाम हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं उसमें, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये बात तो सही होगी कि कई लोग अपनी तरफ से भी कई लोग कोशिश करते हैं। जब किसी को पाकिस्तान की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि किसी ने रिक्वेस्ट की है, या तो अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट नहीं की होगी, लेकिन वो आपस में खुद ही चले गए मैदान में कि ठीक है, हम इसको कर सकते हैं।
लेकिन इस प्रकार का समझौता करना ये बहुत मुश्किल वाली चीज़ है। और मुझे लगता है कि अगर कोई कहीं पर बैठना की जरूरत होगी इनको, तो पाकिस्तान को तो कभी भी ईरान जो है, इजराइल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने होर्मुज से पाकिस्तान का एक शिप था उसको वापस लौटा दिया। हाँ, मैं उसी का जिक्र कर रहा था, एक शिप उन्होंने लौटा दिया। अभी क्योंकि उन्होंने कहा कि उसने जो हमारे जरूरी परमिशन है वो नहीं लिए, और पाकिस्तान ने समझा कि क्योंकि वो एक और मुस्लिम देश है और उसको निकलने देगा। वो देखिए, उसको अगर निकलना है $2 मिलियन देने की आवश्यकता है, और वो भी अगर वो दोस्त हो। अगर दुश्मन देश, अगर ईरान उसको दुश्मन देश समझता है तो पैसों के साथ भी नहीं जा सकेगा। अगर वो दोस्त देश समझता है तो मुझे लगता है पैसों के साथ निकलने देंगे वो। उन्होंने $2 मिलियन का फीस लगाई है, जो इंश्योरेंस फीस है मुझे लगता है कम है। तो एक तरफ से ये जो उन्होंने एक तरीका दिया है, जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनको कि देखिए आपको हम मौका दे रहे हैं, तेल जा सकता है। हाँ जी सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। जिस तरह की स्थिति है उसमें ईरान को कितनी ज़रूरत है बातचीत की, समझौते की, और ईरान कितने दबाव में है यहाँ पर? क्योंकि ईरान के ऊपर जो दबाव है, ईरान की जो मजबूरियां हैं, उसको लेकर के थोड़ा सा, अगर हम नैरेशन के युद्ध की बात करें तो इसकी बात थोड़ा सा कम हो रही है। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। अगर अब देखिए, हज़ारों की तादाद में उसके ऊपर बॉम्ब्स गिरे हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिपल हो चुका है। मेरा खुद का मानना है कि जो वो मिसाइल्स बनाता था वो सब फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। उसकी जो रिक्यूपरेशन कैपेसिटी है कि ठीक है मेरे इतने मिसाइल ख़त्म हो गए, मैं और बनाऊंगा, वो उसके पास कैपेसिटी नहीं रही है। तो जब भी वो जो भी हथियार फायर कर रहा है वो रिप्लेनिश इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। उनके पास भी बहुत दबाव है और ज़्यादा दिन इस प्रकार से वो टिक नहीं सकता है। तो ये खेल हो रही है कि ज़्यादा कौन, जब ये समझौता होगा तो किस बेसिस पर होगा। ईरान इतनी जल्दी वो हार मानने वाला नहीं है, और अमेरिका भी जल्दी, अमेरिका चाहता है कि ये जल्दी हो जाए। ये दोनों तरफ से इस प्रकार का सिचुएशन चल रहा है। मेरा खुद का कहना था कि अगर ये बॉम्बिंग बंद हो जाती है और समय देते 1 या 2 हफ्ते, तो ईरान की पब्लिक भी बीच में आ जाएगी। अभी क्योंकि ईरान के ऊपर अभी तक भी बॉम्बिंग चल रही है, बेशक वो 5 दिन का ट्रूस वगैरह किया गया था और बोला इसको हम 30 दिन एक्सटेंड करेंगे, लेकिन बॉम्ब तो अभी भी गिर रहे हैं। और जब तक ईरान के ऊपर बॉम्ब गिरेंगे, जो भी ईरान की पब्लिक है वो अपनी हुकूमत के पीछे होगी। सर, यहाँ पर अंतिम सवाल, क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं, चाहे हम युद्ध की बात करें या विदेशी मामलों के संबंधों की बात करें, कितना ज़रूरी है कि ईरान यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रुख दिखाए कि बातचीत हो और ये युद्ध किसी तरह से खत्म हो? देखिए, मुझे लगता है ये जो इस समय पर ईरान की हुकूमत है उसके हक में है कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन वो इस प्रकार के टर्म्स में हो जिससे कि उनकी बेइज्जती ना हो। न तो ईरान के लोग ही उनको बोलेंगे कि देखिए अगर यही करना था तो शुरू क्यों किया। तो ईरान को भी एक फेस सेविंग फॉर्मूला चाहिए और अमेरिका को भी एक फेस सेविंग फॉर्मूला चाहिए, और ये सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है। और अभी देखिए किस प्रकार से होता है, बातचीत किसी न किसी लेवल पर चल रही है, और मुझे लगता है कोई ये एक तरफ से कहीं पीस ट्रीट, जो जब दोनों पक्ष मिलेंगे, इजराइल इसके बीच में नहीं होगा, अमेरिका के रेप्स होंगे और ईरान के होंगे। ये कहाँ मिलते हैं आगे देखने में आ जाएगा। लेकिन मेरा अपना सोच विचार है ये पाकिस्तान में नहीं होने वाला है, और भारत भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इस समय पर। तो ये कहाँ होता है, तुर्की में होता है या कहीं और होता है, ये अभी आगे वाले दिनों में। चलिए ठीक है सर, ये देखना होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध खत्म होना चाहिए, और उसके लिए जितने भी पक्ष हैं बातचीत हो रही है, ये एक अच्छी बात है, और इस बातचीत से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सर, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो,
ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान से दूर रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से बड़ी खबर आ रही है। रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। इसका असर आप इसी से समझ सकते हैं कि इन हमलों के कारण यूक्रेन के एक पड़ोसी देश मोल्दोवा ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम समझेंगे कि रूस अचानक क्यों इतना आक्रामक हो गया है। दुनिया ईरान युद्ध की विभीषिका और इसे रोकने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तेहरान के विरोधाभासी बयानों में उलझी हुई थी। तभी रूस ने घातक और व्यापक हमला कर वार्ता की मेज से शांति की राह देख रहे करीब 4 साल से जारी यूक्रेन युद्ध को और भड़का दिया है। रूस ने 24 घंटे के भीतर 1000 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागकर पूरे यूक्रेन में खलबली मचा दी है। देश भर के विभिन्न लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए 500 ड्रोन छोड़कर दिन दहाड़े किया गया यह हमला दुर्लभ और घातक बताया जा रहा है। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 अन्य घायल हुए हैं। रूसी सेना के इन हमलों को यूक्रेनी अग्रिम पंक्ति की रक्षा पंक्ति को भेदने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। वसंत ऋतु में होने वाले संभावित जमीनी आक्रमण की शुरुआत भी हो सकती है। सोमवार से शुरू हुआ रूसी हमला मंगलवार तक जारी रहा। आसमान से बरसती इन मिसाइलों और ड्रोनों ने यूक्रेन के रक्षा प्रणाली को झकझोर कर रख दिया है। कई इलाकों में मलबे का ढेर अटा पड़ा है। इन हमलों में यूक्रेन के चेर्निहाइव इलाके में बिजली संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते करीब 1.5 लाख घरों की बत्ती गुल हो गई है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया है। चेर्निहाइव पावर ग्रिड पर हुए हमले का मकसद यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटना बताया जा रहा है। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई हैं। रूसी सेना ने अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक में 379 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सीमा से लगे रूसी क्षेत्र मॉस्को और उत्तर पश्चिम लेनिनग्राद को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया है। इन यूक्रेनी हमलों में रूस के प्रमुख बंदरगाह पर आग लग गई। हालांकि रूसी सेना ने यह नहीं बताया कि पोर्ट के किस हिस्से पर ड्रोन गिरे हैं। यूक्रेनी निशाने पर आया ये रूसी बंदरगाह उर्वरक, तेल, कोयले सहित दूसरे निर्यात का प्रमुख केंद्र है। उधर मोल्दोवा ने यूक्रेन में रूसी हमलों के कारण यूरोप से जुड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बिजली लाइन के टूट जाने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये घोषणा आज से प्रभावी होकर अगले 60 दिनों तक जारी रहेगी। मोल्दोवा यूरोपीय संघ के सदस्य पड़ोसी देश रोमानिया से बिजली आयात करता है। इस बिजली आपूर्ति का केबल अधिकतर दक्षिणी यूक्रेन से होकर गुजरता है। रूसी हमलों में बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने का सिलसिला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं दिख रहा है। एस्टोनिया ने भी रूसी ड्रोन द्वारा अपने एक बिजली संयंत्र को टक्कर मारने की बात कही गई है। रूसी हवाई क्षेत्र से आया ये ड्रोन ओवेरे बिजली संयंत्र की चिमनी से टकरा गया। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। इस बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को लिखे धन्यवाद पत्र में कहा है कि उनका देश हमेशा रूस का समर्थन करता रहेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, अगर ये इस मामले की बात करें, जो रूस यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें, तो अचानक ये देख रहे हैं हम कि रूस एकदम से वहां पर आक्रामक हो गया। जिस तरह के हमले हुए हैं पिछले 24 घंटे में वहां पर, क्या कारण लगता है आपको इसको? मुझे लगता है किसी न किसी तरह ये जो लिंकेज है जो इस समय पर रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, ये गल्फ की लड़ाई के साथ भी कुछ तरफ से एक तरफ से मुझे लगता है लिंकेज है। और मुझे लगता है कि क्या हुआ है कि रूस ने तो खैर हमला किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दोनों पक्ष जो हैं, रूस और यूक्रेन दोनों, उनकी ड्रोन बनाने की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई है। लाखों की तादाद में एक साल में वो ड्रोन्स बन रहे हैं। ये डेटा फैक्चुअल डेटा है ये। अभी ये जो ड्रोन्स है, ये अभी यूक्रेन की काबिलियत हो रही है रशियन टारगेट्स के ऊपर
ये इस प्रकार का ड्रोन हमला करना, और ये उनकी तरफ से दबाव है। मुझे लगता है कि अभी रूस ने ये काउंटर दबाव किया है यूक्रेन के ऊपर कि भाई देखिए, तुम अगर हमारे ऊपर करोगे तो हम तो तुम्हारा पूरा शहर जो है ये नष्ट कर देंगे। आपने एक चीज और देखी होगी, ये जो ड्रोन, इतने सीरियस ड्रोन हमला हुआ है, पूरी बिजली खत्म हो गई है। 1.5 लाख घर, 1.5 लाख लोग की बिजली निकल गई है एक ही स्थान पर, लेकिन सिर्फ 1 या 2 आदमी की डेथ हुई है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो टारगेटिंग हो रही है, ये बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे, सूडान में एक ही बॉम्ब गिरा, 70 लोग मरे, उसकी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब मारा, 400 लोग मरे, वहां पर कोई बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर 2-4 लोग मर जाते हैं तो ऐसे हल्ला सा हो जाता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। ये टारगेटिंग में बहुत फर्क है दोनों की जगह पर। यहाँ पर टारगेटिंग स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, दोनों एक दूसरे को मैसेज देना कर रहे हैं। सर, इसमें एक चीज ये भी देख रहे हैं कि पिछले अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो यूक्रेन भी अच्छा खासा हमला कर रहा है। अभी मुश्किल से 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के एक पोर्ट पर बहुत बड़ा हमला किया, वहां पर ऑयल पोर्ट था, बहुत बड़ा हमला वहां पर किया। तो यूक्रेन भी काफी, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने में यूक्रेन की जो इस तरह की क्षमता है वो काफी अपग्रेड होते हुए हम देख रहे हैं। देखिए, सुनने में आया है यूक्रेन में ये जो ड्रोन्स बन रहे हैं, ये आम आदमी के गैराजेस में बन रहे हैं। ये इस प्रकार की अभी टेक्नोलॉजीज हो गई है, तो वहां पर उनको ड्रोन बनाने की शक्ति में कोई कमी पेशी नहीं आई है, और नेटो कंट्री से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक तरफ ये जो रशिया का जो दबाव है, एक तरफ से सिग्नलिंग भी हो रही है वेस्ट को कि देखिए यहाँ पर रोकिए, न तो हम ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट देते रहेंगे। और दूसरी तरफ से ये उल्टी सिग्नलिंग रशिया के ऊपर भी है कि अगर आप इस प्रकार का सपोर्ट देते रहोगे तो यूक्रेन की तरफ से तुम्हारे ऊपर ये हमला होगा। इस समय पर ये जो ड्रोन्स ये जो लड़ाई बढ़ चुकी है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये मैं समझता हूँ वेस्ट के साथ एक सिग्नलिंग है। सर, इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि जो ईरान में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बातचीत चल रही थी, रूस के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा था या यूक्रेन के ऊपर जिस तरह से दबाव पड़ रहा था, वो सब खत्म हो गया, हाशिए में चला गया। क्या दोनों देशों, चाहे हम पुतिन की बात करें या जेलेंस्की की बात करें, इसका फायदा उठा रहे होंगे इस वक्त पर? वो अभी मुझे लगता है कि देखिए, नुकसान दोनों को हो रहा है और दोनों चाहते हैं, रूस भी चाहता है कि एक तरफ से ये लड़ाई जो है ये खत्म हो जाए, लेकिन उनकी टर्म्स के ऊपर। दोनों देश चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए, बात सिर्फ है किस टर्म के ऊपर खत्म हो। यूक्रेन चाहता है कि रूस हट जाए, वो तो कभी होने वाला नहीं है। तो कभी ना कभी मुझे लगता है, क्योंकि जो नेटो, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिनका पूरा सपोर्ट ये इजराइल को जा रहा है जी, उनकी भी ताकत अभी कम हो रही है ये ऑयल एम्बार्गो के साथ। तो मुझे लगता है कभी ना कभी उनको यूक्रेन का सपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। वो दोनों तरफ अपनी उंगली नहीं जला सकते हैं, और ये दोनों युद्ध जो है ये मुझे लगता है समाप्ति की ओर पर जा रहे हैं। अभी सिर्फ टर्म्स निगोशिएट करनी है, किस प्रकार के टर्म्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा देर दोनों युद्ध जो है ये चल नहीं सकते हैं। ये मेरा अपना अंदाजा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बांग्लादेश आज नरसंहार दिवस मना रहा है। 25 मार्च 1971 के दिन पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने नरसंहार दिवस पर 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस रात हुई बर्बरता को याद किया। तारिक रहमान ने इसे बांग्लादेश के इतिहास का सबसे क्रूर और शर्मनाक दिन बताया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने देश के पास परमाणु हथियार होने के फैसले को सही ठहराया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक संसद में भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले ये साबित करते हैं कि उनके देश का परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। किम ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दिखाता है कि आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है।
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मंगलवार को काराकास में वेनेजुएला के राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। ये प्रतिनिधिमंडल इस हफ्ते वॉशिंगटन की यात्रा करने वाला है ताकि 2019 से टूटे हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के पूर्वी दारफुर में अल्दीन टीचिंग अस्पताल पर हुए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत करीब 60 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और नागरिकों व स्वास्थ्य सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। क्यूबा की राजधानी हवाना में मंगलवार को एक जहाज के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाई गई, जिसमें दवाइयां, सोलर पैनल और खाद्य सामग्री शामिल हैं। नुएस्टा अमेरिका काफिले का ये जहाज मेक्सिको से आया है, जबकि 2 और जहाजों के जल्द पहुंचने की उम्मीद है। ये मदद अमेरिकी तेल प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा संकट झेल रहे क्यूबा के लिए अहम मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बाद तेल आपूर्ति पर लगी रोक ने क्यूबा के लिए कई तरह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक जूरी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मेटा पर $375 मिलियन का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने माना है कि उद्योगपति मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं, ने बच्चों की सुरक्षा और मानसिक सेहत से जुड़े खतरों को छिपाया है और नियमों का उल्लंघन किया है। वहीं मेटा ने कोर्ट के इस फैसले पर असहमत होते हुए अपील करने का ऐलान किया।